रेत की घड़ी और अकेला कलाकार। जैन एक रेगिस्तान में रहने वाला अकेला मूर्तिकार था। वह पत्थर या मिट्टी से नहीं बल्कि सूखे बीज और रेत के महीन कणों से क्षणभंगुर कलाकृतियाँ बनाता था। उसकी कला अस्थायी होती थी, सुबह बनती और शाम की हवा से बिखर जाती। जैन को यही पसंद था। वह पकड़ना नहीं बल्कि बनाना जानता था। उसका एकमात्र उपकरण था एक छोटी चमकदार धातु की छड़ी, जिसे वह कालदंड कहता था। वह दावा करता था कि यह छड़ी समय को कुछ देर के लिए धीमा कर देती है, जिससे वह हवा में चलने से पहले अपना काम पूरा कर पाता था। शहर में उसकी कला की अफवाहें फैली थी। लोगों का मानना था कि जैन जादू करता है। शहर के सबसे बड़े कला संग्राहक वसीम ने जैन की एक कलाकृति की अविश्वसनीय सुंदरता के बारे में सुना। वसीम को उस क्षणभंगुरता से ईर्ष्या हुई। उसने जैन को ढूंढा और एक बड़ा सौदा पेश किया। जैन, वसीम ने कहा, तुम अपनी सबसे अद्भुत कृति बनाओ, मैं तुम्हें मुँहमांगी कीमत दूंगा, पर एक शर्त है, वह बिखरनी नहीं चाहिए, मैं उसे हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ। जैन ने साफ मना कर दिया, मेरी कला कैद होने के लिए नहीं है। वसीम ने हार नहीं मानी। उसने जैन के काम में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ बीज और रेत की सप्लाई बंद करवा दी। जैन को पता चला कि अगर उसे काम जारी रखना है तो उसे एक विशालकाय अज्ञात पेड़ से अंतिम बीज का स्टॉक ढूंढना होगा, जो रेगिस्तान के सबसे खतरनाक और अंधेरे हिस्से में था। जैन ने अपनी कला को बचाने के लिए बीजों की खोज शुरू की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उस विशालकाय पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ सूखा था और उसके तने पर अजीब घूमती हुई नक्काशी थी। वहां जैन को बीजों का विशाल संग्रह मिला, लेकिन वहां एक और आदमी भी था, वसीम। वसीम ने जैन को पकड़ लिया। तुमने मुझे इनकार किया, अब मैं तुम्हारी कला का राज छीन लूंगा। वसीम की नज़र जैन की धातु की छड़ी कालदंड पर थी। वसीम ने जैन से छड़ी छीन ली। छड़ी को हाथ में लेते ही वसीम की आंखें चौड़ी हो गई। छड़ी कोई जादुई उपकरण नहीं, वह सिर्फ धातु का एक छोटा टुकड़ा थी। उसके ऊपर जैन की उंगलियों के हजारों निशान थे। वह जादू नहीं था, वह जैन का अभ्यास था। जैन ने शांत आवाज में कहा, वह छड़ी समय को धीमा नहीं करती, वह मुझे इतना तेज बनाती है कि मैं हवा से पहले अपना काम खत्म कर सकूं। जादू छड़ी में नहीं, हाथों में था। वसीम झुंझलाहट में चीखा। उसने बीज लिए और जैन को धमकाया कि वह कभी कला नहीं बना पाएगा। लेकिन जैन को अब बीजों की परवाह नहीं थी। उसने सूखी रेत को लिया और कालदंड के बिना सिर्फ अपनी उंगलियों से अविश्वसनीय तेजी से काम करना शुरू किया। उसने रेत पर वसीम की असली आकृति उकेरनी शुरू की, लालच और खालीपन से भरा चेहरा। रेगिस्तान की तेज हवा चलने लगी, पर जैन की उंगलियां हवा से ज्यादा तेज थी। वसीम ने देखा कि जैन की कला में अब कोई क्षणभंगुरता नहीं थी, वह सीधी और तीव्र थी। जैसे ही जैन ने अंतिम कण रखा, हवा ने जोर मारा और वसीम की रेत की मूर्ति पल भर में बिखर गई। वसीम को एहसास हुआ कि उसने कला नहीं बल्कि एक कलाकार को रोकने की कोशिश की थी। वसीम हार मान गया और चुपचाप रेगिस्तान से वापस चला गया। जैन ने आज़ाद होकर हंसते हुए अपनी कला जारी रखी। वह जानता था कि सबसे बड़ी कला वह है जिसे कैद नहीं किया जा सकता, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। वसीम के जाने के बाद जैन को उस विशालकाय पेड़ के पास शांति मिली। पेड़ के नीचे बीजों का अक्षय भंडार था और अब कोई बाहरी दबाव नहीं था। जैन ने अपनी कालदंड छड़ी वापस उठा ली, जो अब उसके लिए अभ्यास और अनुशासन का प्रतीक थी। जैन ने अगले कई दिन वहीं बिताए। अकेले वह सुबह एक कलाकृति बनाता और शाम की हवा उसे बिखेर देती। उसकी कला में अब एक नया आयाम था। वह तेजी जो वसीम के सामने आई थी, अब उसकी स्थायी शैली बन गई थी। वह रेत और बीजों को इतनी बारीकी और तेजी से जमाता था कि उसकी कलाकृति लगभग अदृश्य लगती थी, जब तक कि उसे कोई ध्यान से न देखे। धीरे धीरे रेगिस्तान के खानाबदोश लोग जैन की कला देखने आने लगे। वे दूर से देखते थे, बातचीत नहीं करते थे। वे जानते थे कि जैन की कला खरीदी नहीं जा सकती, वह सिर्फ देखी जा सकती है। एक दिन उन खानाबदोशों के समूह में एक औरत आई जिसका नाम फरीदा था। फरीदा कपड़े बुनती थी और उसके धागे रेगिस्तान के सर्वाधिक मजबूत रेशों से बने होते थे। फरीदा ने जैन की कला देखी। जहाँ दूसरे लोग सौंदर्य देखते थे, वहीं फरीदा ने जैन के हाथों की तेजी और नियंत्रण को पहचाना। उसने देखा कि जैन रेत के कणों को कैसे जमाता है, जैसे वह किसी अदृश्य धागे से उन्हें सी रहा हो। अगले दिन फरीदा जैन के पास गई। उसने कोई सौदा या मांग नहीं रखी। उसने जैन की अंतिम कलाकृति को देखा, जो तेज हवा के सामने खड़ी थी। तुम्हारी कला टूटती नहीं, फरीदा ने साफ आवाज में कहा, वह बस बिखर जाती है, उसे टूटना सिखाओ। जैन ने पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति की बात पर गहराई से सोचा। बिखरना नियंत्रण की कमी थी, जबकि टूटना किसी अंतिम बल या अस्वीकृति का प्रतीक हो सकता था। फरीदा ने जैन के बिखरे हुए काम के बीच अपना काम शुरू किया।
उसने रेगिस्तानी रेशों से बने मजबूत धागों से एक विशाल जालीदार संरचना बनाना शुरू कर दिया। यह कोई कला नहीं थी बल्कि एक जाल था। जैन ने फरीदा की संरचना के बीचों बीच अपनी रेत और बीज की कलाकृति बनाना शुरू किया। यह कला का टकराव था, जैन की अस्थिरता बनाम फरीदा की मजबूती। अब जैन की कृति पूरी हुई तो वह फरीदा की जालीदार बनावट के ठीक केंद्र में खड़ी थी। शाम की हवा चली, हमेशा की तरह तेज। हवा ने जैन की कृति को टक्कर मारी। इस बार कृति बिखरी नहीं, फरीदा के धागों ने उसे एक पल के लिए पकड़ लिया। फिर धागों की मजबूती के कारण कृति छोटे छोटे परिभाषित टुकड़ों में टूट गई और धागों पर टिक गई। वह बिखरी नहीं बल्कि टूटकर एक नया आकार ले लिया। फरीदा ने जैन की तरफ देखा। अब तुम्हारी कला टूट चुकी है, इसे कोई हवा पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, अब इसका अंश बचा रहेगा। जैन ने अपनी कालदंड रेत को देखा, रेत पर रखा। उसने पहली बार अपनी कला को बिखरने की जगह टूटते हुए देखा था और यह खूबसूरत था। फरीदा ने जैन की कला को एक नया जीवन दिया था, बिखरने की जगह टूटने का। जैन ने अपनी अगली कलाकृतियां फरीदा की बुनी हुई जाली के भीतर ही बनाना जारी रखा। अब जब भी हवा चलती, रेत के कण और बीज जाली पर छोटे छोटे परिभाषित पैटर्न में टूटकर रुक जाते थे। वे पूरी तरह से अदृश्य नहीं होते थे, उनका एक अंश हमेशा बचा रहता था। यह नया रूप और भी अद्वितीय था। पहले जैन की कला क्षणिक थी, पर अब वह भंगुर थी, पर पूरी तरह नष्ट नहीं होती थी। वसीम जो शहर में वापस चला गया था, उसने दूर से जैन की कला में आए इस बदलाव के बारे में सुना। उसे पता चला कि जैन की कला पहले से भी ज़्यादा मूल्यवान हो गई है, क्योंकि अब वह पूरी तरह मिटती नहीं थी। वसीम एक बार फिर रेगिस्तान पहुंचा। उसने जैन को फरीदा के साथ काम करते देखा। वसीम ने जैन को 10 गुना ज़्यादा कीमत पेश की। तुम अब अपनी कला को स्थायी बना सकते हो, वसीम ने कहा। मुझे यह टूटा हुआ पैटर्न चाहिए। मैं इस जाली को प्लास्टिक से कवर करके हमेशा के लिए संग्रहालय में रख दूंगा। जैन और फरीदा दोनों ने साफ इनकार कर दिया। तुम कला को समझते नहीं हो, फरीदा ने कहा। यह इसलिए सुंदर है क्योंकि यह टूटती है। तुम इसे कैद करना चाहते हो। वसीम जानता था कि सीधा सौदा काम नहीं करेगा। उसने फरीदा को निशाना बनाया। उसने चालाकी से फरीदा के बुनाई के मजदूरों को रिश्वत दी और उनके धागे और बुनाई के औजारों का पूरा स्टॉक चोरी करवा दिया। वसीम ने सोचा कि बिना मजबूत धागों के फरीदा जाली नहीं बना पाएगी और जैन की कला फिर से बिखर जाएगी, जिसे वह आसानी से इकट्ठा कर लेगा। फरीदा को यह जानकर गहरा दुख हुआ। जैन ने उसे शांत किया। तुमने मुझे टूटकर अंश बचाना सिखाया, अब हम टूटे हुए धागों से काम करेंगे। फरीदा के पास अब सिर्फ छोटे छोटे टूटे हुए और कमज़ोर धागे बचे थे। वह उन्हें आपस में जोड़कर नई जाली बनाना शुरू कर दिया। यह जाली पहले जितनी मजबूत नहीं थी, पर इसमें एक नया लचीलापन था। जैन ने इस बार सबसे बड़ी कलाकृति बनाने का फैसला किया। उसने रेत और बीज को इतनी तेजी से बुना कि उसका काम फरीदा की कमज़ोर जाली के साथ पूरी तरह घुल मिल गया। जब शाम की हवा चली तो नतीजा अभूतपूर्व था। हवा ने कमज़ोर जाली को टक्कर मारी। जाली टूटी नहीं, बल्कि जैन की रेत के साथ मिलकर हवा की दिशा में लहराई। रेत और धागे एक साथ हिलते रहे, पर बिखरे नहीं। वे टूटकर भी एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। वसीम ने यह देखा और स्तब्ध रह गया। उसे सबसे कमज़ोर धागों ने सबसे अस्थिर कला को बिखरने से बचा लिया था। जैन ने शांत आवाज़ में कहा, तुमने हमारे औजार चुरा लिए, पर तुम हमारे सहयोग को नहीं चुरा सकते। अब हमारी कला न स्थायी है, न क्षणभंगुर, यह सामूहिक है। वसीम ने अंतिम बार अपनी हार स्वीकार की। उसने देखा कि कला को कैद करना नामुमकिन है, खासकर जब वह 2 अलग ताकतों को जोड़ देती है। वसीम के जाने के बाद जैन और फरीदा ने सामूहिक कला के अपने काम को जारी रखा। फरीदा के कमज़ोर टूटे हुए धागे और जैन की तेज़ रेत मिलकर हवा के सामने लहरें बनाते थे, न कि बिखरने वाले ढांचे। उनकी कला अब अस्थिरता में स्थायी का एक अद्भुत उदाहरण बन गई थी। जैन ने बीजों के अक्षय भंडार का उपयोग करना कम कर दिया। उसने समझा कि कला बीजों की उपलब्धता पर नहीं बल्कि विचार की उपलब्धता पर निर्भर करती है। एक दिन तेज़ हवा के झोंके में फरीदा की अंतिम जाली टूट गई। अब उनके पास कोई जाली नहीं बची थी, सिर्फ हवा और रेत थी। जैन ने शांत होकर कालदंड उठाया और रेत पर अकेले कलाकृति बनाना शुरू किया। इस बार वह केवल रेत का उपयोग कर रहा था। वह इतनी तेजी से काम कर रहा था कि उसकी उंगलियां धुंधली लग रही थी। जैन ने रेत पर एक विशाल जटिल घड़ी बनाई। यह कोई समय दिखाने वाली घड़ी नहीं थी, बल्कि समय को कैद करने वाली घड़ी थी, जिसमें हर पल को रेत के कणों में स्थायी रूप से बुना गया था। जैसे ही उसने घड़ी पूरी की, हवा थम गई। रेगिस्तान में अजीब सा सन्नाटा छा गया। फरीदा ने देखा कि घड़ी की बारीक नक्काशी हवा के स्थिर होने के कारण टूट नहीं रही थी।
वह जैन के सबसे स्थायी करती बन चुकी थी। जैन ने कालदंड को ज़मीन पर रखा। अब मेरी कला स्थायी है, अब इसे हवा नहीं तोड़ सकती। फरीदा ने सवाल किया, अगर यह टूटती नहीं तो अब इसका क्या मूल्य है? अब यह जीती नहीं रहेगी। जैन ने घड़ी को देखा। अब इसका मूल्य दूसरों को समझना होगा। जैन ने कालदंड उठाया और उसे घड़ी के केंद्र में धीरे से गहरा कर दिया। कालदंड के घड़ी के केंद्र में जाते ही रेत की घड़ी आवाज़ के साथ टूटकर नहीं बिखरी, वह अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे समय ही वहाँ से हट गया हो। हवा फिर से चलने लगी। जैन ने कालदंड को वापस निकाला। छड़ी अब साधारण धातु की नहीं थी। बल्कि उस रेत पर रेत के कणों से बनी घड़ी की नक्काशी स्थायी रूप से उभर आई थी। यह छड़ी अब सिर्फ गति नहीं है। जैन ने फरीदा को समझाया, यह याद है, मैंने घड़ी को समय में वापस डाल दिया। अब मेरी कला रेत पर नहीं बल्कि यादों में अक्षय रहेगी। जैन ने कालदंड और बचे हुए बीज फरीदा को सौंप दिए। मेरा काम पूरा हुआ। कला बिखरने या टूटने से मुक्त है, इसे यादों में जिंदा रखना। जैन ने अंतिम बार उस जगह को देखा और चुपचाप रेगिस्तान में अज्ञात दिशा में आगे बढ़ गया। फरीदा वहाँ अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में कालदंड थी जिस पर रेत की घड़ी की अक्षय नक्काशी थी। जैन के चले जाने के बाद फरीदा उस जगह पर अकेली रह गई। उसके पास अब दो विरासतें थी, जैन की कालदंड छड़ी और जिस पर रेत की घड़ी की अक्षय निशानी भी और बीजों का विशाल भंडार। फरीदा ने कालदंड को अपने कपड़े बुनने वाले औजारों में शामिल कर लिया। उसने पाया कि छड़ी तेजी तो देती थी, पर जैन के हाथों का अभ्यास उसमें नहीं था। उसने रेत की क्षणिक कला को छोड़ दिया और अपनी बुनाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसने रेगिस्तानी रेसों में कपड़े बुनना जारी रखा, पर अब उसकी बुनाई में एक अजीब गहराई थी। वह रेत की घड़ी की नक्काशी को देखकर बुनती थी और उसके कपड़े इतने महीन और जटिल होते थे कि वे हवा में लगभग अदृश्य लगते थे। वसीम जो शहर में असफल होकर बैठा था, उसने अंतिम बार जैन की कला की चाह हुई। उसने सुना कि जैन चला गया है और फरीदा अब कालदंड के साथ है। वसीम ने सोचा कि अब वह कमज़ोर है। वसीम दोबारा रेगिस्तान पहुंचा। उसने देखा कि जैन की बनाई रेत की कला अब नहीं बनती है, पर फरीदा के बुने हुए कपड़े अद्भुत है। वे इतने हल्के और मजबूत है कि किसी भी हवा में टूटते नहीं है। वसीम ने लालच में आकर फरीदा के सामने दोबारा सौदा रखा। मुझे तुम्हारी बुनाई नहीं चाहिए, मुझे कालदंड चाहिए। मैं उसे गहन अध्ययन के बाद 1000 टुकड़ों में बेचूंगा, करोड़ों में। फरीदा ने शांत नज़रों से वसीम को देखा। तुम अभी भी टूटी हुई चीज़ों की कीमत लगा रहे हो। अदृश्य कपड़ा और सच्चाई। वसीम ने ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को कालदंड छीनने का आदेश दिया। फरीदा ने डरने के बजाय तेजी से कालदंड उठाई और उसे अपने बुने हुए कपड़े के सबसे जटिल हिस्से से तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। कालदंड के घुमाव और रेत की घड़ी की नक्काशी ने कपड़े को पूरी तरह से अदृश्य कर दिया। कपड़ा अब भी वहाँ था, पर दिखाई नहीं दे रहा था। वसीम के आदमी ने आंखें फाड़ कर देखा। उन्हें लगा कि कपड़ा सचमुच गायब हो गया है। फरीदा ने अदृश्य कपड़े का एक हिस्सा वसीम की तरफ फेंका। वसीम ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसने जोर लगाया तो उसके हाथ में अजीब सी जलन हुई। कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, पर वह इतना मजबूत था कि वसीम को पीछे हटना पड़ा। फरीदा ने शांत आवाज़ में कहा, तुम टूटी हुई कला को खरीद सकते थे, पर तुम अदृश्य कला को कैद नहीं कर सकते। यह कपड़ा मेरा अनुशासन है, जो जैन की तेजी से बना है। वसीम असफल और भ्रमित होकर अंतिम बार वहाँ से भागा। वह समझ गया कि कला अब रूप में नहीं बल्कि विचार में थी। फरीदा ने मुस्कुराकर कालदंड को वापस अपने औजारों में रख लिया। अदृश्य कपड़े ने रेगिस्तान के धोखे और लालच को हमेशा के लिए दूर कर दिया था। वसीम के जाने के बाद फरीदा ने कालदंड और अपने अदृश्य कपड़ों के साथ रेगिस्तान में अपनी बुनाई जारी रखी। उसके बुने हुए कपड़े अदृश्य अब खानाबदोशों के बीच चमत्कार बन चुके थे। ये कपड़े हवा और रेत से रक्षा करते थे, पर दिखाई नहीं देते थे, जिससे उन्हें असुरक्षित महसूस होता था। उन्हें लगता था कि वो पूरी तरह नंगे हैं। खानाबदोश लोग फरीदा के पास आए और शिकायत की, फरीदा तुम्हारे कपड़े बहुत मजबूत है, पर वे हमें बेचैन करते हैं। एक सरदार ने कहा, हम उन्हें देख नहीं सकते। हमें लगता है कि कोई भी हमारी कमज़ोरी को देख सकता है। फरीदा ने शांत आवाज़ में कहा, कपड़ा वहाँ है, बस दिखाई नहीं देता। यह तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास है, जो अदृश्य है। लेकिन खानाबदोश नहीं माने। उन्होंने फरीदा से पुराने दिखने वाले कपड़े बनाने को कहा। कारीगरों का चुनाव। फरीदा ने समझदारी से काम लिया। उसने कालदंड को एक तरफ रखा और पुराने सादे धागों से कपड़े बुनना शुरू कर दिए। ये कपड़े मजबूत नहीं थे, पर दिखते थे। खानाबदोशों को राहत मिली।
फरीदा ने देखा कि कला को दिखना भी ज़रूरी है, भले ही वह कम मजबूत क्यों ना हो। उसने बुनाई के लिए क्षेत्र के सबसे कमज़ोर और सबसे पुराने कारीगरों को बुलाया। ये वो लोग थे जिन्हें कोई काम नहीं देता था, क्योंकि उनके धागे और बुनाई बहुत ढीली थी। फरीदा ने उन कमज़ोर कारीगरों के सामने कालदंड रखी। यह तेज़ी तुम्हें नहीं मिलेगी, फरीदा ने कहा। तुम्हें सिर्फ अपना धैर्य इस्तेमाल करना है। फरीदा ने उन्हें सिखाया कि कैसे सबसे कमज़ोर धागों को आपस में जोड़कर रचनाएं बनानी हैं। उनका लक्ष्य मजबूती नहीं बल्कि सादगी था। कारीगरों ने मेहनत की। उनके कपड़े ढीले थे पर दिखने में खूबसूरत थे। एक दिन जब कारीगर साधारण कपड़े बुन रहे थे, तभी हवा चली। हवा इतनी तेज़ नहीं थी कि कपड़े फाड़ दे, पर इतनी तेज़ थी कि उन्हें उड़ा दे। कपड़े उड़कर दूर चले गए। कारीगरों को गहरा दुख हुआ। तभी फरीदा ने कालदंड उठाई और तेजी से उड़ते हुए कपड़ों के चारों ओर एक धागा बुना। यह बुनाई इतनी तेज थी कि हवा उसे देख नहीं पाई। जैसे ही फरीदा ने अंतिम गांठ बांधी, उड़ते हुए कपड़े धीरे से जमीन पर उतर आए। वे बिखरे नहीं थे, बस एक दूसरे से हल्के से जुड़े हुए थे। कालदंड ने अपनी अंतिम अदृश्य गति का उपयोग कला को उड़ने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे आज़ादी से नीचे लाने के लिए किया था। फरीदा ने आर्यन, वह युवक जो अब जैन के काम को देखता था, को कालदंड सौंपी। यह तेजी हमें हवा से ज़्यादा बनाती है, पर यह धैर्य से कम है। अब इसे तुम संभालो। फरीदा ने सादे कपड़े के साथ खुशी से काम करना जारी रखा। उसे सबसे बड़ा सबक मिला था, कला को स्थायी होने के लिए अदृश्य होना ज़रूरी नहीं, उसे ज़रूरत के हिसाब से सादा और दिखने वाला होना ज़रूरी है। फरीदा ने कालदंड को आर्यन को सौंप दिया। आर्यन, जो अब जैन के काम और फरीदा की बुनाई के विचारों से परिचित था, उसे पता था कि यह छड़ी केवल एक तेज़ औजार नहीं है, बल्कि अतीत के अनुशासन का प्रतीक है। फरीदा ने सादे और दिखने वाले कपड़े बुनने का काम जारी रखा और कमज़ोर कारीगरों की बुनाई में धैर्य भर दिया। आर्यन ने कालदंड को अपनी दुकान में बंद नहीं किया। उसने उसे हर कारीगर को बारी बारी से इस्तेमाल करने के लिए दिया, यह शर्त रखते हुए कि वे उसका उपयोग केवल अपनी गति को मापने के लिए करेंगे, तेजी से बुनाई के लिए नहीं। कारीगरों ने देखा कि जब वे कालदंड को पकड़ते थे तो उन्हें अजीब सी तेजी महसूस होती थी, लेकिन वे जानबूझकर धीरे बुनते थे। इस अभ्यास से उनकी बुनाई में अद्भुत एकाग्रता आई। वे अब दिखने में सादे पर अविश्वसनीय रूप से मजबूत कपड़े बुनने लगे। वसीम जब शहर में हार मान चुका था, उसने जैन और फरीदा के सहयोग को नष्ट करने का एक नया तरीका ढूंढा। उसने देखा कि अब उनकी कला अदृश्य क्षणिक नहीं रही, बल्कि सादे कपड़ों में समा गई है। वसीम ने बाजार में अफवाह फैलाई कि आर्यन के कारीगर कमज़ोर धागों का इस्तेमाल करते हैं और उनके कपड़े महंगे और टिकाऊ नहीं हैं। बाजार में आर्यन के कपड़ों की मांगें गिरने लगी। वसीम का लक्ष्य था विश्वास को तोड़ना। वह जानता था कि लोग कला को देख नहीं सकते या उस पर विश्वास नहीं कर सकते, तो वह किसी काम की नहीं है। आर्यन चिंतित हुआ। बाजार की गिरती मांग से कारीगरों का धैर्य टूट रहा था। फरीदा ने आर्यन को शांत किया। कपड़ा टूट सकता है पर बुनाई नहीं। हमें उन्हें दिखाना होगा कि सादगी ही सबसे बड़ी मजबूती है। फरीदा और आर्यन ने सबसे कमज़ोर कारीगरों के बुने हुए सादे कपड़े लिए। उन्होंने बाजार के ठीक बीच में एक पब्लिक इवेंट रखा। वसीम और शहर के सारे लोग वहां तमाशा देखने आए। फरीदा ने शांत आवाज़ में कहा, हमारे कपड़े महंगे नहीं हैं, पर ये टिकाऊ है। वसीम ने ठाका लगाया, ये ढीले धागों वाले कमज़ोर कपड़े, इन्हें फाड़ कर दिखाओ। आर्यन ने बिना बोले कालदंड उठाया और उसे कपड़े के एक कोने पर तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। कालदंड की अक्षय गति से कपड़े पर रगड़ पैदा हुई। पवन ने जैन की कलाकृति को टूटने से बचाया था, पर अब कपड़े को टूटने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कपड़ा फटा नहीं, वह मुड़ा नहीं। कालदंड के रगड़ से कपड़े का वह कोना अचानक चमकने लगा। हर धागा इतना मजबूत था कि टूटा नहीं, बल्कि एक दूसरे को सहारा देते हुए चमकीला हो गया। लोगों ने देखा कि सबसे कमज़ोर धागे चमक रहे थे, जो एकाग्रता और धैर्य की मजबूती का प्रमाण था। वसीम निराश होकर चुपचाप वहां से चला गया। कला को तोड़ना आसान है, पर टूटे हुए टुकड़ों को दोबारा बुनने वाले विश्वास को तोड़ना असंभव है। बाजार में हो सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद आर्यन के सादे कपड़े की मांग अचानक बढ़ गई। लोगों ने देखा कि धैर्य और एकाग्रता से बुने हुए सबसे कमज़ोर धागे भी असली ताकत रखते हैं। वसीम का झूठा प्रचार खत्म हो गया था। आर्यन के कारीगरों में नया आत्मविश्वास आया। वे अब कालदंड का उपयोग अपनी गति मापने के लिए नहीं करते थे, बल्कि उसे केवल सम्मान के प्रतीक के रूप में देखते थे। उन्होंने सीख लिया था कि असली तेजी हाथ में नहीं, बल्कि विचारों में होती है। फरीदा ने बुनाई को अगली पीढ़ी को सौंपना शुरू कर दिया। उसने बच्चों को सिखाया कि कैसे रेगिस्तान के सबसे नाजुक रेशों को प्यार और ध्यान से बुना जाता है, ताकि वे मजबूत हो सके।
पवन के जाने के बाद आर्यन को जैन की अधूरे काम की एक और निशानी मिली। कालदंड को साफ करते समय आर्यन ने देखा कि छड़ी के एक सिरे पर बहुत महीन तरीके से बीज का एक छोटा सा हिस्सा चिपका हुआ है। यह बीज उतना ही दुर्लभ था जितना जैन इस्तेमाल करता था। आर्यन ने बीज को हटा दिया। उसके नीचे कालदंड पर जैन की अंतिम और सबसे बारीक नक्काशी थी। यह नक्काशी किसी कलाकृति की नहीं बल्कि एक सूत्र की थी। सूत्र में केवल 3 शब्द थे जो रेत की तरह अस्थायी लग रहे थे। केवल खालीपन अक्षय है। आर्यन ने पवन से इस सूत्र का मतलब पूछा। पवन ने शांत आवाज में जवाब दिया, खालीपन वह जगह है जहाँ लालच नहीं है, जहाँ कैद नहीं है। रेत भी खालीपन से बनी है। जैन ने अपनी कला को खत्म करके अक्षय बना दिया था। आर्यन ने जैन के अंतिम संदेश का सम्मान करने का फैसला किया। कालदंड का ज्ञान और स्मृति का प्रतीक था, शक्ति का नहीं। आर्यन ने दुर्लभ बीज लिया और अक्षय मैदान, जिसे कभी जफर मंजिल कहा जाता था, कि ठीक बीच में गया जहाँ कभी स्मारक खड़ा था। उसने उस बीज को सूखी रेत में बो दिया, यह जानते हुए कि यह बीज शायद ही कभी उगेगा। यह बीज जैन की अस्थायी कला का अंतिम अंश था। आर्यन ने कालदंड को जहाँ था वहीं जमीन पर रख दिया और जादू नहीं हुआ। कोई रोशनी नहीं चमकी, कोई आवाज़ नहीं, केवल शांति थी। अगले दिन आर्यन ने देखा कि रेत में बोया हुआ दुर्लभ बीज अंकुरित नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जगह ठीक उसी बिंदु पर एक छोटा सा चिकना पत्थर पड़ा था। वह पत्थर सामान्य था, उस पर रेत की घड़ी की वही नक्काशी थी जो कालदंड पर थी। आर्यन समझ गया, जैन ने कला को सड़ने से अक्षय बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि केवल खालीपन का। जब बीज खत्म हुआ तो उसका विचार पत्थर बन गया। आर्यन ने वह पत्थर उठाया और उसे कालदंड के साथ सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब उनकी विरासत में तेजी, कालदंड और धैर्य, हाथी का मोहरा के साथ अक्षयता पत्थर भी शामिल हो गई थी। कला अब केवल बुनाई में नहीं थी, बल्कि जमीन और यादों में हर पल जीवित थी। आर्यन ने पत्थर को कालदंड के साथ आश्रम के सुरक्षित लॉकर में रखा। अब उनके पास 3 प्रतीक थे, हाथी का मोहरा, कालदंड और रेत की घड़ी वाला पत्थर। यह विरासत ज्ञान से भरी थी, पर यह भारी भी थी। आर्यन ने देखा कि कारीगरों ने तेजी और धैर्य के बीच संतुलन बनाना सीख लिया है, पर अक्षयता का विचार उनके ऊपर एक तरह का दबाव डाल रहा था। उन्हें लगने लगा कि उनके कपड़े अब कभी पुराने नहीं होंगे, जिससे कला में नयापन आना बंद हो जाएगा। फरीदा, जो बुढ़ापे के कारण कम बुनती थी, उसने आर्यन की परेशानी को भांप लिया। बेटा, फरीदा ने कहा, अक्षय होने का मतलब हमेशा एक जैसा रहना नहीं है। यह पत्थर टूटने के बाद बना है, इसे बिखरने की अनुमति दो। आर्यन ने फरीदा की बात को गहराई से समझा। उसने पत्थर को लॉकर से निकाला और उसे बच्चों के खेलने के लिए खुले मैदान में रख दिया। बच्चों ने पत्थर को फौरन उठा लिया और उसे अपनी कल्पना के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसी ने उसे जादुई अंडा कहा तो किसी ने तेजी से चलने वाला कछुआ। बच्चों के हाथों में पत्थर को खेलते देखकर आर्यन को एक विचार आया। उसने कारीगरों को एक नया आदेश दिया, आज से आप लोग सबसे खराब और सबसे छोटे धागों का इस्तेमाल करेंगे। आपका काम बुनाई करना नहीं है, बल्कि उधेड़ना है। धागों को बुनो और तुरंत उधेड़ दो। कारीगरों को यह अजीब लगा, पर उन्होंने आज्ञा मानी। उन्होंने बुनाई शुरू की और तुरंत ही उसे उधेड़ दिया। इस बुनाई और उधेड़ने के लगातार चक्र से धागों में एक अजीब सा लचीलापन और मजबूती आ गई। जो धागे सबसे कमज़ोर थे, वे बार बार इस्तेमाल होने से सबसे टिकाऊ बन गए। फरीदा ने देखा कि बुनाई का यह नया चक्र ही असली अक्षयता है, बनाने और मिटाने का निरंतर प्रवाह। कारीगरों ने उन लचीले धागों से एक अंतिम बड़ी बुनाई तैयार की। यह कोई कपड़ा नहीं था, बल्कि एक विशाल हल्की जाली थी, जिससे वे खुले मैदान के ऊपर टांग सकते थे। बुनाई के बाद आर्यन ने कालदंड ली और उसे पत्थर के पास रखा। पत्थर अब बच्चों के हाथों में घिसकर चिकना और साधारण हो चुका था। आर्यन ने कालदंड और पत्थर दोनों को लिया और उन्हें हवा में बनाई गई उस विशाल जाली के ठीक बीच केंद्र में बांध दिया। जैसे ही कला के अंतिम प्रतीक जाली के एक केंद्र में स्थिर हुए, तेज हवा चली। जाली टूटी नहीं, बल्कि हवा के साथ लहराई। कालदंड और पत्थर दोनों जाली में पूरी तरह घुल मिल गए। अगली सुबह बच्चे जब खेलने गए तो उन्होंने देखा कि जाली गायब हो चुकी थी। कालदंड और पत्थर भी जाली के साथ पूरी तरह घिल-मिल कर उड़ चुके थे। कला अब कोई चीज़ नहीं थी, वह रेगिस्तान की हवा और बनाई के धैर्य में पूरी तरह आज़ाद हो चुकी थी। अक्षयता का बोझ हल्का हो गया था। कालदंड और रेत की घड़ी वाला पत्थर विशाल जाली के साथ हवा में घुल मिलकर उड़ चुके थे। आर्यन ने महसूस किया कि जैन की विरासत अब किसी भौतिक वस्तु में कैद नहीं थी, यह बुनाई के धैर्य और उधेड़ने के निरंतर प्रवाह में थी। फरीदा ने शांत मुस्कान दी। अब तुम्हें जैन के अंतिम संदेश का मतलब पता चला बेटा। केवल खालीपन अक्षय है। जब सब कुछ चला जाता है तो जो बाकी रहता है वही सच्ची कला है।
कारीगरों ने रिहाई महसूस की। अब उन्हें हमेशा एक जैसा या सबसे मजबूत रहने का दबाव नहीं था। उन्होंने टूटे और उधड़े हुए धागों से नए लचीले कपड़े बनाना शुरू कर दिया, जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को सह सकते थे। कई साल और बीत गए। आर्यन अब फरीदा के साथ मिलकर बुनाई की कला को अगली पीढ़ी को सिखा रहा था। अक्षय मैदान पर अब सिर्फ शांति थी। एक दिन आर्यन को शहर से एक अजीब पत्र मिला। पत्र वसीम ने लिखा था। वसीम अब बुजुर्ग हो चुका था और बीमार था। पत्र में लिखा था, आर्यन, मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने दौलत की तलाश में क्या खोया। मैंने लालच में आकर जैन का काले राजा का मोहरा, जो पवन ने तहखाने से निकाला था, चोरी कर लिया था। जब वह आश्रम में चौकीदार था, मैंने सोचा कि यह मोहरा कोई जादुई कुंजी है। मैंने इसे बेचने की बहुत कोशिश की, पर उसे कोई खरीदता नहीं था। यह मेरे लिए सिर्फ बोझ बन गया। वसीम ने अंतिम इच्छा के रूप में वह मोहरा वापस भेजने का फैसला किया। पत्र के साथ काले राजा का मोहरा अक्षय मैदान पर वापस आ गया। अंतिम बुनाई और राजा का विसर्जन। काले राजा के मोहरे को देखकर आर्यन को जफर खान और पवन की पूरी कहानी याद आ गई। यह मोहरा लालच और कैद का प्रतीक था, जिसे पवन ने तहखाने में दफन कर दिया था, पर जो वास्तव में कभी नष्ट नहीं हुआ था। आर्यन ने फरीदा को मोहरा दिखाया। फरीदा ने मोहरे को देखा। यह अधूरे लालच का प्रतीक है। इसे तोड़ने से काम नहीं चलेगा, इसे मिट्टी में दबाने से भी काम नहीं चलेगा, इसे खुद को छोड़ना होगा। आर्यन ने अंतिम बुनाई का फैसला किया। उसने टूटे उधेड़े हुए धागों को लिया और काले राजा के मोहरे को चारों ओर से बुनाई शुरू की। यह बुनाई अत्यंत ढीली थी, ताकि मोहरा उसमें फंसे नहीं बल्कि आज़ाद महसूस करे। बुनाई पूरी होने के बाद आर्यन ने मोहरे को रेगिस्तान के उस हिस्से में रख दिया जहां जैन ने अंतिम कलाकृति बनाकर कालदंड को विसर्जित किया था। अगली सुबह मोहरा वहां नहीं था। तेज हवा ने ढीली बुनाई को सहारा दिया और बुनाई के साथ साथ राजा का मोहरा भी हवा में घुल मिलकर दूर चला गया था। काले राजा को अंत में आज़ादी मिली, किसी जादू से नहीं बल्कि सबसे ढीले धागों से बनी कला से। अक्षय मैदान अब पूरी तरह से मुक्त था। काले राजा के मोहरे को हवा में विसर्जित करने के बाद आर्यन और फरीदा ने अक्षय मैदान पर अंतिम शांति महसूस की। अब उनके पास कोई प्रतीक न कालदंड नहीं था। विरासत अब वस्तुओं में नहीं बल्कि विचारों में थी। धैर्य में, तेजी में और निरंतर उधेड़ने के चक्र में आर्यन ने आश्रम के बच्चों के लिए नए नियम बनाए। उसने उन्हें सिखाया कि बुनाई के बाद धागों को उधेड़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बुनना। इससे सीख आती है और बंधन टूटते हैं। फरीदा ने बच्चों को जैन की कहानी सुनाई, लेकिन किसी जादुई छड़ी या खजाने के बारे में नहीं। उसने सिर्फ एक आदमी के बारे में बताया जिसे पकड़ना नहीं बल्कि बनाना और आज़ाद करना सीखा। कुछ महीनों बाद वसीम की मौत हो गई। उसके वकीलों ने आर्यन को एक छोटा सा बक्सा भेजा। वसीम ने अपनी अंतिम वसीयत में लिखा था कि वह जैन की कला से जुड़े अंतिम अवशेष को अक्षय मैदान को लौटाना चाहता है। बक्से में सोना या दौलत नहीं थी, उसमें सिर्फ दो चीज़ें थी। जैन के इस्तेमाल किए गए दुर्लभ बीजों का पूरा स्टॉक, वह स्टॉक जिसे उसने चुरा लिया था पर इस्तेमाल नहीं कर पाया। काले राजा के मोहरे को बाजार में बेचने की नाकाम कोशिश के सारे दस्तावेज। वसीम का यह त्याग था। उसने लालच को लौटाया नहीं बल्कि लालच की पूरी प्रक्रिया को दस्तावेज के रूप में लौटा दिया। आर्यन ने बीज लिए। वह उन्हें बाजार या रेगिस्तान के खतरनाक हिस्सों में जाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि बीज अब कला का उत्पादन करने के लिए नहीं थे बल्कि जीवन का। आर्यन ने बीजों को बनाई कला से जोड़ने का फैसला किया। उसने फरीदा के साथ मिलकर आश्रम के बच्चों को बीज दिए। बच्चों ने उन बीजों को सीधे ज़मीन पर नहीं बोया बल्कि उन्हें बुने हुए धागों के छोटे छोटे टुकड़ों में लपेटा। ये धागे कमज़ोरी और धैर्य का प्रतीक थे, क्योंकि ये बार बार उधेड़ने के बाद बने थे। बच्चों ने बीजों को धागे में लपेटकर अक्षय मैदान के चारों ओर बो दिया। बारिश आई, धागे और रेत घुल मिल गए, बीज अंकुरित हुए और उगने लगे। वसीम का लालच बीज अब जैन की अक्षय कला के साथ मिलकर नया जीवन दे रहा था।